जय हिंद दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं 3.2 टॉपिक में और आज का हमारा टॉपिक है इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, तो देखिए इसका सालगिरह आ गया है, मतलब 5 साल पहले 2016 में इसको लाया गया था इस कोड को, और अभी 5 साल पूरा हो गया है। तो इस सालगिरह की खुशी में हम लोग इस टॉपिक को पढ़ाई कर रहे हैं। और अभी अभी ऑर्डिनेंस पास हुआ था इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड का, उसके बाद अभी फिर से उसको एक्ट बना दिया गया, मतलब बिल पास हो गया। ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट आया 2016 का, जो भी कोड था उसका अमेंड कर दिया गया। और तो और ये न्यूज़ में इसलिए भी था क्योंकि पिछले साल कोविड के टाइम में बहुत सारे ये जो कोड है ना आईबीसी कोड, इसको सस्पेंड कर दिया गया था। तो देखते हैं इसे आईबीसी है क्या और सस्पेंड क्यों किया गया था। क्योंकि आईबीसी ऐसा है ना कि मान लीजिए कि आप किसी कंपनी से किसी बैंक से लोन लिए हैं या फिर किसी इन्वेस्टर से लोन लिए हैं और आप उसको चुका नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो वो इन्वेस्टर या फिर कोई थर्ड पार्टी जा करके बोलेगा कि हम जो है इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी फाइल करते हैं, अभी इसके ऊपर जो भी कानून है वो कार्रवाई कीजिए और इसका जो भी एसेट्स है उसको बेच करके मेरा पैसा हमको चुकाइए। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड, मतलब प्रोसेस बोलते हैं इंसॉल्वेंसी, प्रोसेस को बोलेंगे इंसॉल्वेंसी। ओके, मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ, यूपीएससी डायरेक्टली पूछेगा नहीं इसका डिफरेंस बताओ, कभी नहीं पूछेगा, इतना आसान क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा नहीं। ओके, तो प्रॉब्लम क्यों था, ये कोड क्यों लाया गया? कोड इसलिए लाया गया क्योंकि पहले जो था ये जो प्रोसेस है इसको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए बहुत टाइम लगता था। देखिए यहाँ पर डेटा दिया गया कि पहले 4.3 ईयर्स लगता था, 2017 में 4.3 ईयर्स लगता था, लेकिन अब जो है 1.6 ईयर्स लगता है। ठीक है, मतलब 220 में। ठीक है, हम लोग 21 में देंगे या 22 में देंगे या 23 में देंगे, मैं तो 23 में दे रहा हूँ। तो इसको इस वाले डेटा को अपडेट करना पड़ेगा उस टाइम, तो इसको लिख के रखेंगे तो अपडेट करना उस टाइम इजी हो जाएगा। ओके, तो देखिए हम लोग देख लेते हैं पहले कि इसका पिलर्स क्या क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमने जब भी कुछ पढ़ना होता है हम ये ध्यान में रखते हैं कि यूपीएससी पूछ सकता है कि नहीं। अब देखिए आप कॉमन सेंस लगाइए कि यूपीएससी क्या पूछेगा आपको कि इसका पिलर्स बताओ, नहीं पूछेगा, ऑब्वियसली नहीं पूछेगा। आपको यूपीएससी ये पूछ सकता है कि ये जो कोड है और जो पुराना वाला जो कोड है, मतलब अभी जो अमेंडमेंट बिल आया और पुराना वाला जो कोड था दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अच्छा कौन है, ये यूपीएससी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो हमें उतना डीप में नहीं जाना है, हमें बस समझना है ताकि आगे के टॉपिक में अगर ये टर्म्स यूज हो तो हम उसको अच्छे से समझ पाए, इनकलकेट कर पाए। ठीक है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, नाम से ही समझ में आ रहा कि भाई ऐसे कुछ लोग होंगे जो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मदद करते होंगे। सिंपल है। ठीक है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, जो उन प्रोफेशनल्स को हैंडल करते होंगे, जो मैनेज करते होंगे, जो काम देते होंगे उनको, जाइए ये काम करके आइए, उसको बोलते हैं आईपीए। ओके, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, जो सारा डेटा को जुगाड़ करके एक जगह करते होंगे ताकि उस डेटा को यूज कर सकें, उसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, आईयू। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये दोनों याद नहीं रखेगा कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रखना है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ठीक है, आपको ट्राइब्यूनल कौन सा एक्ट में बना था आपको याद होगा, 323। ठीक है, तो ये एनसीएलटी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वाले कंपनीज को हैंडल करता है। देखिए कंपनी बहुत तरीके का होता है, एलएलपी हो गया आपका, पब्लिक कंपनी हो गया आपका, प्राइवेट कंपनी हो गया आपका, पार्टनरशिप फर्म हो गया आपका, इंडिविजुअल हो गया। मतलब जब जीएसटी लेना होता है ना, तब आप जब जीएसटी लेने जाइएगा तो आप जो अपना स्टार्टअप को रजिस्टर करने जाइएगा तो आपको बोलेगा भाई आपको किस तरीके की कंपनी को रजिस्टर करना है। देखिए अलग अलग कंपनी का अलग अलग उसका प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सा सूट करता है। अगर आपको इन्वेस्टर से पैसा लेना है तो आपको करना चाहिए कि आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपना पैसा अच्छे से इन्वेस्ट करता है, क्योंकि वहाँ पर घुसना और निकलना आसान होता है। एलएलपी या फिर इंडिविजुअल वाले में घुसना निकलना आसान नहीं होता। तो डिपेंड करता है आपको किस तरीके का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, मतलब ये जनरल नॉलेज होना चाहिए कि कंपनी किस किस तरीके का होता है। ओके, न्यूज़ में आते रहता है तो आपको न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ते हैं कि हमें जनरल नॉलेज हो जाए। कोई टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा तो फटाक से गूगल कीजिए, उसका जो बेसिक जानकारी है, जो बैकग्राउंड है समझ लीजिए। ठीक है, देखिए उसके बाद ये बताएगा कि एनसीएलटी सिर्फ एलएलपी को हैंडल करेगा। उसका डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स, ये जो ट्राइब्यूनल है ये पार्टनरशिप और इंडिविजुअल वाली जो कंपनीज होगी उसको ये करेगा। ठीक है, मतलब उसका जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करेगा। ओके, उसके बाद देखिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो बेसिकली ये पूरा का पूरा प्रोसेस को यही संभालता है। ठीक है, जो आपको प्रॉब्लम होगा, जो भी प्रोसेस है सबको इसको यही संभालता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, CIRP, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अचीवमेंट्स पे। अब देखिए अचीवमेंट्स क्या, पहले तो मैंने बताया कि पहले 4.3 ईयर लगता था, अभी 1.6 ईयर लग रहा है। देखिए 2017 में 2020 में, ये याद रखना वाला चीज़ है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि बिहेवियरल चेंज, क्योंकि अब प्रोमोटर्स को थ्रेट है कि कभी भी कोई भी
कोई भी इन्वेस्टर या फिर कोई भी क्रेडिटर हमको आकर के मतलब मेरा जो कंपनी है उसको ये कर सकता है कि बैंक्रप्सी फाइल कीजिए, तो वो जो है ना डिले नहीं करेगा पेमेंट में, वो फटाफट निकाल दो भाई, पता नहीं चल जाएगा वहाँ पर, तो फिर हमको पूरा लफड़ा हो जाएगा, पूरा कानून झमेला हो जाएगा। तो उससे डरते हैं, इसलिए फटाफट उसको चलो भाई साफ कर दो, जितना पेमेंट है खत्म करो उसको, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था कैन बी इनिशिएटेड बाय एनी, मैंने बताया नहीं, कैन बी इनिशिएटेड बाय एनी, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड बाय एनी, मैंने बताया कि कोई भी कर सकता है, आपका इन्वेस्टर हो, क्रेडिटर हो, या फिर कंपनी का मालिक खुद हो, कोई भी कर सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग न्यूज़ पे देखे थे कि ओयो का जो मालिक ओयो का बहुत न्यूज़ में आ रहा था, तो वो लोग जाकर के मतलब ओयो जो है पेमेंट नहीं कर रहा था, पेमेंट में डिले कर रहा था, कोविड के टाइम में उन लोगों को अभी लफड़ा चल रहा था, मतलब किसी को पैसा नहीं आ रहा, तो वो लोग जाके केस कर जाके भाई हमको ओयो पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है। न्यूज़ में बहुत चला था ये कोविड के टाइम में, ओके। देखिए इंप्रूवमेंट इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो डेटा है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको हर जगह यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये याद रखना कि एक तरीके का 3-4 डेटा याद नहीं रखना। अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक डेटा याद कर चुके हो, आपको बहुत सारा डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। ये मैं इसी को याद किया हूँ क्योंकि ये बहुत फेमस है। पहले 155 था 2017 में, और 2020 में 63 हो गया, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, इसीलिए मैं इस डेटा को यूज़ करता हूँ हर जगह, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, 1 से लेकर के 10 तक जितने आपके कंट्रीज है ना उनका याद कर लो, कि जैसे कि मुझे याद है कि यूके का 8 है, तो जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस का कोई क्वेश्चन कीजिएगा तो उसमें आप कोट कर सकते हैं कि इंडिया उससे बहुत पीछे है, तो हमें उनसे साथ में मिल करके उनसे सीखना चाहिए, ताकि हम उसके मतलब बराबर में आ सके, ठीक है। तो एक पॉइंट तो आपको मिल गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा सकते हो अपना, ओके। सो मूविंग अहेड, तीसरा है रेस्क्यू कॉर्पोरेट डेप्टर्स इन डिस्ट्रेस। देखिए यहाँ पर डेटा दिया गया कि 348 कॉर्पोरेट डेटर को रेस्क्यू किया गया, मतलब कॉर्पोरेट डेटर का मतलब होता है जो लोन लिया है, ठीक है, और क्रेडिटर का मतलब होता है जो लोन दिया है, ओके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेटा दिया कि 32,000 केसेस को फाइल किया गया था, उसमें से 19,000 केस को डिस्पोज कर दिया गया, तो काफ़ी अच्छा रेट है भाई। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जानते हैं, आप लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है, 60,000, हाई कोर्ट में 44 लाख, और सब ऑर्डिनेट कोर्ट में 3.2 करोड़ या 3.1 करोड़, ठीक है। तो इतने केसेस पेंडिंग है, और ये लोग एकदम लगभग आधा से ज़्यादा केसेस को सॉल्व कर दिए, तो काफ़ी बहुत बेहतरीन चीज़ है ये, मतलब बहुत सही है भाई, ठीक है। उसको देखिए आईबीसी हैज अंडरगोन 6 अमेंडमेंट्स, ठीक है। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती है उससे उसको आईबीसी को अमेंड करते हैं, और कौन करता है अमेंड, ऊपर में हमने एक बोर्ड देखा था, ठीक है, ये वाला बोर्ड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI, ये लोग उसको अमेंड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अचीवमेंट्स। कोविड के टाइम में मैंने बताया कि कोविड के टाइम में उसको सस्पेंड कर दिया गया था, मतलब जब जरूरत पड़ता है उसको सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब इसमें अचीवमेंट्स है, इसका मतलब अच्छा पॉइंट है, बेनिफिट्स है, पॉजिटिव पॉइंट्स, कुछ ही बोल सकते हो आप, ओके। अब चैलेंजेस क्या है, ठीक है, क्योंकि अगर यूपीएससी पूछेगा हमसे क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, तो हमें तो चैलेंजेस तो लिखना पड़ेगा। लो रिकवरी रेट्स, क्योंकि हम लोग ऊपर में हम लोग देखे थे कि 32,000 केस था और 19,000 केस को सॉल्व कर दिए, लेकिन जो 19,000 केस को सॉल्व किए ना, उनका बहुत सारा पैसा को वापस नहीं कर पाए, मतलब कम से कम 61% पैसा वापस नहीं कर पाए, समझ रहे हो, मतलब सिर्फ 40% पैसा वापस कर पाए, बाकी 61% पैसा डूब गया। वो लोग सोचे भाई सही है, कम से कम 100% पैसा डूब रहा था, उससे अच्छा तो 60% डूबे, 40% आ तो जाए कम से कम, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। डिले देखिए, डिले में लिखा हुआ कि सिर्फ 71% ऑफ दीज केसेस हैव बीन पेंडिंग मोर देन 180 डेज, 6 महीने से ज़्यादा पेंडिंग है। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि 6 महीने से ज़्यादा पेंडिंग है और आपका प्रॉब्लम हो रहा है। आपको पता है लैंड का जो केसेस है वो कम से कम एवरेज ये जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का डेटा है, 20 साल चलता है एवरेज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो काफ़ी सही है, बट हम लोग उसको डिले नेगेटिव पॉइंट में लिख सकते हैं कि 71% ऑफ द केसेस जो है 180 डेज से ऊपर जा चुका है, ठीक है, एक डेटा है। दूसरा डेटा है कि जो भी केसेस है ना उसको एडमिशन बहुत धीरे धीरे की जाती है, मतलब लेट से की जाती है, क्योंकि जो प्रोमोटर्स है उसको बोलेंगे नहीं भाई ठीक है, रुकिए हम करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, आप अभी कोर्ट मत जाइए, ठीक है। तो इस तरीके का डिले होती है, ओके। और जो भी बुरे ओनर्स है ना, मतलब जो भी डिफॉल्टेड ओनर्स है जैसे अनिल अंबानी, तो वो लोग उस वक्त में काफ़ी
काफ़ी कुछ कर सकते हैं कंपनी का, काफ़ी गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं पैसों का, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि अब तो सब जा रहा है, कहीं ना कहीं से अपना लूप होल निकाल के हम लोग थोड़ा रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें ना बिडिंग होता है। मान लीजिए कि एसेट अब कंपनी का नीलाम करना है तो बिडिंग करेंगे, नीलाम को बोलते हैं बिडिंग। तो बिडिंग होता है तो बहुत ही धीरे धीरे बिडिंग होता है, बहुत ही धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता है, क्योंकि हम लोग देखिए कि 180 डेज के ऊपर हो गया। तो जो जेन्युइन बार है ना, जिनको लगता है कि हाँ भाई इनका हम एसेट खरीद के काम हो सकता है, वो लोग सोचते हैं कि भाई ये काम होने में साल भर लग जाएगा, साल भर में तो और डेटोरिएट हो जाएगा हमारा जो भी एसेट्स, तो इससे अच्छा है कि भाई छोड़ दो, हटाओ। तो ये एक प्रॉब्लम। उसके बाद डिले ड्यू टू अपील्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी एनसीएलटी में अगर आप केस किए, अगर वो जजमेंट देता है, उसके बाद आप उसको लगे नहीं भाई ये सही नहीं हुआ, हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे तुमको, तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो इस तरीके से ना अपील करते हैं बार बार, तो केस फंसा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है। देखिए आप इसके अंदर में 3-4 डाल दिया, लेकिन आप अलग अलग करके डाल देना, हमें क्या, हमें तो पॉइंट्स को इंक्रीज करना है, जितना नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखेंगे उतना नंबर ऑफ मार्क्स मिलेगा हमें, ओके। स्टाफिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज इन एनसीएलटी, बताया गया कि 50% ऑफ द सैंक्शन स्ट्रेंथ इन एनसीएलटी इज वैकेंट, 50%, ठीक है। आपको याद होगा कि जो भी कैट है ना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ठीक है, उसमें 60 में से 27 सीट वैकेंट है, ठीक है। तो ट्राइब्यूनल से बहुत सारा सीट वैकेंट है, तो इस तरीके का इशू है, इसको सॉल्व करना है। अब आप ये मत सोचिए कि मुझे ये डेटा क्यों याद है, क्योंकि ट्राइब्यूनल का टॉपिक हम लोग मई महीने में कर चुके हैं। मई महीने का पहला टॉपिक जो है ट्राइब्यूनल का, मुझे ना सारा का सारा टॉपिक का नाम एक एक करके याद हो गया, क्योंकि वीडियो बनाया हूँ, और वीडियो को मैं 3-4 बार 5 बार 6 बार कितना पता मुझे मालूम नहीं कितना बार देख चुका हूँ, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, मतलब बार बार देखो, क्या है देखने में क्या आता है, 2 गुना स्पीड करके देख लो, गाना सुन रहे हो उससे अच्छा वीडियो देखेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू 2018 अमेंडमेंट ऑफ आईबीसी, मिनिमम 100 होम बायर्स और 10% ऑफ द टोटल फ्लैट परचेजेस आर नीडेड फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसेस। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है ना, रियल एस्टेट का बहुत बुरा धंधा है, कि इसमें क्या होता है कि एक बार आप पैसा ले लिए, उसके बाद घर बनाना स्टार्ट करते हो, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गया, मान लीजिए कि सीमेंट का दाम बढ़ गया, छड़ का दाम बढ़ गया, तो वो लोग फिर अटका देते हैं कि नहीं अब दाम बढ़ गया, अब हम लोग घर का भी दाम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रॉपर्टी अटक जाता है। तो इसमें बताया गया कि इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि 2018 का जो अमेंडमेंट था उसमें एक प्रॉब्लम ये था कि कम से कम जो मान लीजिए कि 100 फ्लैट है, तो उसमें से कम 10% लोग साथ होना चाहिए, तभी आप बैंक्रप्सी फाइल कर सकते हो। अगर अकेला बंदा को प्रॉब्लम है तो नहीं कर सकते, ठीक है। मान लीजिए कि 10 बंदे अगर हमको नहीं मिल रहे हैं, मतलब कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, मान लीजिए 100 फ्लैट बना रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, दूसरा वाला फ्लैट किसका, अभी तक बना ही नहीं है, हम जानते ही नहीं उसको, अपने घर में, हम अपने घर में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है, लोगों को जुगाड़ करने में, ओके, मोबिलाइज करने में, इसको अच्छे लैंग्वेज में बोली तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई एक घर है, ठीक है, एक घर है, उसका मान लीजिए कि 50 करोड़ दाम है, मतलब एक विला है, मान लीजिए कि बड़ा विला है, उसका दाम 50 करोड़ है। अभी आपको बायर नहीं मिल रहा 50 करोड़ वाला, उतना बड़ा बायर नहीं मिल रहा, तो आप क्या कीजिएगा, आप सोचिएगा कि ठीक है भाई, मतलब 4-5 बायर को मिला करके इसका मतलब कुछ एक पार्ट कर दे कि तुम बगीचा ले लो, तुम इसका घर ले लो, तुम इसका गार्डन ले लो, तुम इसका कुछ तुम जो भी है खेत वगैरह ये ले लो। तो ऐसे नहीं कर सकते, मतलब मल्टीपल बायर्स को हम एक प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, ठीक है, आप बांट नहीं सकते हो, एक प्रॉपर्टी है एक बायर को जाएगा, ये एक इशू है, ओके। प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल आईपीए फॉर रेगुलेटिंग आईपीज, देखिए यहाँ पर जो है ना, जब मैंने कमेंट पॉइंट बना था तो वहाँ पर हम लोग देखे थे, एक टॉपिक भी किया मैंने, वन नेशन वन स्टैंडर्ड, सॉरी। तो ये वाला पॉइंट जो है ना हर जगह यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल आईपी, अलग अलग आईपी है, अलग अलग आईपीए है, अलग अलग आईपी है, तो अलग अलग सबका नियम है, तो अलग अलग तरीके से वो लोग करते हैं, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स नहीं है, ठीक है। तो ओके, तो इसमें आप डाल सकते हो कि हम लोगों को इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें डाल सकते हो कि हमें वन नेशन वन स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए, और जो बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसेस है उसको एक गाइडलाइन सेट करना चाहिए, एक फ्रेमवर्क सेट करना चाहिए, ताकि उस पर सब लोग फॉलो करें, ओके। एब्सेंस ऑफ प्रोविजंस फॉर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, इसका एग्जांपल विजय माल्या, ठीक है, इसको हमको समझाने का जरूरत ही नहीं है, मतलब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ सीओसी, सीओसी का मतलब बता दूं, इसको बोलते हैं कम्युनिटी ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है, कम्युनिटी ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मैंने आपको बताया, क्रेडिटर्स का मतलब होता है जो लोग पैसा दिए हैं आपको, ठीक है।
तो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मतलब अलग अलग क्रेडिटर्स है, मान लीजिए कि हम 4-5 लोगों से पैसा लिए, तो 4-5 लोग अगर साथ में मिल नहीं रहे हैं, मतलब उन लोग का जो डिसीजन है वो साथ नहीं हो रहा है, उन लोग नहीं मैं ये करूंगा, नहीं इसका 10 लाख में नहीं बेचेंगे, नहीं अभी कंपनी अच्छा चल सकता है, अभी रुक जाओ, अभी मत करो। तो अलग अलग मतलब सब साथ में नहीं होते हैं। ओके, कभी कभी साथ में नहीं होते, कभी कभी साथ में होते हैं। जब साथ में नहीं होते तो प्रॉब्लम होता है। ओके, नीड फॉर डेटा, जो डेटा है ना इसके ऊपर, मतलब किस तरीके से बेचा जाए। मान लीजिए कि लैंड है, अब लैंड का दाम कितना होना चाहिए वो कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि लैंड का दाम तो भाई डिसाइड हो नहीं सकता ना, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कभी हम हाइप बना दिए कि हाँ भाई इधर से रोड बनने वाला तो लैंड का दाम बढ़ जाएगा, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। अब वे फॉरवर्ड बहुत सिंपल होता है, हमें ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। अगर हमको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो जो भी चैलेंजेस है उसको उल्टा करके लिख दीजिए आप। ठीक है, चैलेंजेस को आपको मालूम होगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने बताया कि वन नेशन वन स्टैंडर्ड वाले, वन नेशन वन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी में डाल दिए कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मल्टीपल बिल्डर्स को अलाउ कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डाल दिए कि यहाँ पर 10% ठीक है, मतलब इतना तो होना चाहिए। तो कोई अकेला बंदा को प्रॉब्लम होगा उस रियल एस्टेट का, और वो बंदा जेन्यून होगा, मतलब जो बंदा बना रहा है रियल एस्टेट एजेंट, वो बंदा जेन्यून होगा मान लेते हैं। तो अकेला बंदा को प्रॉब्लम होगा तो वो जाकर इंसॉल्वेंसी फाइल कर देगा, तो सही नहीं है। मतलब 10% तो ठीक है, ये तो सही पॉइंट है। ओके, ये एक पॉइंट है कि हमें 50% वैकेंट है तो उसको फुल कीजिए। ओके, बिड को लेट नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी केस को निपटाइए, फिर या फिर 180 डेज से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब एक ये कर दीजिए कि इससे ऊपर गया तो भाई कुछ ना कुछ फाइन लगाएंगे हम किसी के ऊपर। ठीक है, आप ये कर सकते हो। ठीक है, डिले ड्यू टू अपील्स में ये कर सकते हो कि एनसीएलटी का जो भी जजमेंट है वो फाइनल होगा, या फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो ये कुछ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो और हेयर कट का जो है इसको ठीक करने की जरूरत है। तो इसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि एसेट्स को रिकवर करना काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि अगर वो एसेट्स पैसा बना रहे होते हैं तो फिर उसको वो एनपीए बनते ही नहीं ना। ठीक है, कंपनी फिर डूबता ही नहीं। तो कंपनी डूब रहा है, इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं तो लॉस होगा, लेकिन 61% को थोड़ा घटा के कम से कम या 20-30% करो। ठीक है, तो ये सारे आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो। लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि वे फॉरवर्ड में एक्चुअली है क्या। सेटिंग बेंचमार्क, देखिए यहाँ पर दिया गया है सेटिंग बेंचमार्क फॉर हेयर कट्स। ऑब्वियसली उल्टा करके ये भी लिखता है, विजन आज भी सही है मेरे जैसा। प्रोफेशनल कोड फॉर सीओसी, ठीक है, वन नेशन वन स्टैंडर्ड वाला यहाँ पॉइंट डाल सकते हैं। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, यहाँ पर हमने मिस किया। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग ऐसे फिल्म इंडस्ट्री है, आपका म्यूजिक इंडस्ट्री है, आपका बहुत सारे इंडस्ट्री होते हैं। तो अलग अलग इंडस्ट्री का से यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला इंडस्ट्री दिया गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक है कि एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है कि उनको कोई प्रॉब्लम होगा तो वो लोग सॉल्व कर लेंगे अपने आप में, आपको गवर्नमेंट को उसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से मेडिकल जगत में, मेडिकल इंडस्ट्री में भी ऐसा है कि वो लोग खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। अगर कोई डॉक्टर प्रॉब्लम करता है, फ्रॉड करता है, गलत ट्रीटमेंट करता है, मूवीज में बहुत देखे होंगे कि गलत ट्रीटमेंट कर दिया, गलत सुई लगा दिया, तो उसको लेके जाते हैं उधर, चलो भाई अब तुम चलो मेडिकल बोर्ड में, हम लोग कुछ करेंगे, अब तुम्हारा प्रोसेस शुरू होगा तुम्हारा। ठीक है, तो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट के ऊपर से बर्डन जो है घट जाए। ओके, उसके बाद देखिए अनसीट्राल, ठीक है, अनसीट्राल ये सही है। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ठीक है, ये एक ट्रेड लॉ है यूनाइटेड नेशन का, हमें इसको फॉलो करना चाहिए। ओके, इसके जो भी एक्ट है, इसके जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, हमें उस पर फॉलो करना चाहिए ताकि हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाएं। ओके, रिक्वायरमेंट ऑफ कैपेसिटी इन डीलिंग विथ प्रोजेक्टेड केस, जैसे कि मान लीजिए अभी कोविड आया था, तो कोविड आया था जो बहुत बुरा हालत हो गया था हमारी इकोनॉमी का, तो बहुत सारी कंपनी जो है बैंक्रप्सी हो गई, मतलब बहुत सारी कंपनी लॉस में जा रही होगी। तो आप इतने सारी कंपनी को तो बैंक्रप्ट घोषित नहीं कर सकते हो, तो पूरा का पूरा इकोनॉमी खराब हो जाएगा। तो हमें ना एक काम करना पड़ेगा कि अगर ऐसा रिसेशन आने वाला है या फिर आ चुका है, तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर ऐसा रिसेशन आ गया है तो हमें जो क्रेडिटर्स है उनका इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, हमें नंबर ऑफ जो आईपी है, जो भी नंबर ऑफ आईपी हमने ऊपर देखा था ना, प्रोफेशनल जो भी है, वो लोग का नंबर को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग को मालूम चल जाएगा कि भाई अभी रिसेशन आया है 2008 का जैसे, और कोविड-19 का जो प्रॉब्लम था, तो अभी हम लोग को ज़्यादा लोगों की जरूरत है ताकि हम लोग केसेस को फटाफट निपटा सकें। ठीक है, लोगों का पैसा वापस मिल सके उनको। तो हमें ये एनालिसिस करनी पड़ेगी कि अब हम लोग को जरूरत है, अब लोगों को लेकर के आओ। ठीक है, ये वाला पॉइंट उस वाले पॉइंट से मिलता जुलता है कि 50% सीट अभी वैकेंट है, तो उस वाले पॉइंट से ये पॉइंट आया है। ठीक है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब वहीं से घूम फिर के आया है।
डिजिटाइज देयर रिकॉर्ड्स, हमने डेटा वाला देखा था कि डेटा वाला पॉइंट था कि डेटा कम है, तो सारे रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कीजिए ताकि कोई एनसीएलटी जो भी हरियाणा का है और एनसीएलटी जो भी बंगाल का है, दोनों एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज कर सके। क्योंकि कोई कंपनी है तो जरूरी तो नहीं उनका जो एसेट्स है सिर्फ हरियाणा में होंगे, उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं, कर्नाटका में हो सकता है, बंगाल में हो सकता है, ठीक है। अगर डेटा सब लोग शेयर करेंगे तो प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, ओके। और यहाँ देखिए वर्चुअल हियरिंग्स का दिया गया, तो वर्चुअल हियरिंग्स तो भाई होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको डेटा बताया था सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का और सब ऑर्डिनेट कोर्ट का कितने सारे केसेस पेंडिंग है, तो ये वर्चुअल हियरिंग करेंगे तो फटाफट होगा। ओडीआर वाला एक टॉपिक किए थे हमने मई में जून में किए थे शायद, तो ओडीआर वाला टॉपिक नहीं अप्रैल में किए थे, अप्रैल में मैंने नहीं किया है, मतलब मैंने किया था अपने साथ में, तब मैंने वीडियो बनाता नहीं था, ओके। तो ओडीआर में बहुत अच्छा चीज़ है, वहाँ का प्रोस कौन सा डाल सकते हो, ओके। स्ट्रेंथनिंग होम बायर राइट्स, यहाँ पर देखिए बेसिकली ये जो पॉइंट है ना, ये वन नेशन वन स्टैंडर्ड वाला पॉइंट है कि होम बायर का जो राइट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि होम बायर्स में सबसे ज़्यादा घपला वहीं पर होता है, क्योंकि वहाँ पर आम जनता इन्वॉल्व है और जो रियल एस्टेट एजेंट है वो बहुत पावरफुल है, तो वहाँ पर घपला करना आसान होता है, ठीक है। तो होम बायर का राइट को, होम बायर्स जो है उनका राइट्स को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उनको थोड़ा पावर दीजिए, एक गाइडलाइन बनाइए, एक फ्रेमवर्क बनाइए कि हाँ भाई तुमको भी इस पे फॉलो करना है और तुमको भी इस पे फॉलो करना है, मतलब रियल एस्टेट एजेंट भी फॉलो करेंगे और होम बायर है मतलब जो लोग कस्टमर है वो भी फॉलो करेंगे उनको, ठीक है। तो देखिए 10% और 100 होम बायर्स कैन बी मोबिलाइज्ड, मतलब कुछ ऐसा फ्रेमवर्क बनाइए, या फिर जैसे मैंने बताया कि आप घर खरीदने वाले हो, अब घर बना नहीं है और रियल एस्टेट एजेंट अटका दिया है, तो वहाँ पर जितने भी कस्टमर्स है ना उनका एक डेटा होना चाहिए ताकि आप उनसे मिल सको और सबको मोबिलाइज कर सको, बुला सको कि हाँ भाई चलिए इसके खिलाफ हम लोग बैंक्रप्सी फाइल करते हैं, ठीक है। नेशनल लॉ स्कूल्स एकेडमिक रिसर्च, देखिए ये पॉइंट कॉमन है, ये पॉइंट आप डाल सकते हो हर जगह डाल सकते हो, जैसे कि वन नेशन वन स्टैंडर्ड में बताया मैंने, उस तरीके से ये पॉइंट को भी आप हर जगह डाल सकते हो, ठीक है। कैसे डाल सकते हो मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि टॉपिक है फ्लाई ऐश, ठीक है, इन्वायरमेंट का टॉपिक है फ्लाई ऐश, तो फ्लाई ऐश के बारे में उतना कुछ काम नहीं है, उन लोग को टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है, एक पॉइंट तो आप डाल सकते हो कि टेक्नोलॉजी हम लोग को डेवलप करना चाहिए, और एक पॉइंट डाल सकते हो कि हमें इस टॉपिक को, फ्लाई ऐश वाले टॉपिक को एकेडमिक में डालना चाहिए, मतलब कॉलेज का एक सब्जेक्ट बना दो ताकि उस पर रिसर्च हो सके, ठीक है। अगर आईआईटी का कोई सब्जेक्ट बना दिया उसके ऊपर रिसर्च करेंगे लोग, पीएचडी वाले होंगे, आईआईटी के जो प्रोफेसर है वो होंगे, तो उसके ऊपर काम करेंगे, कुछ नया रिसर्च करेंगे ताकि उसको अच्छे तरीके से मॉडिफाई किया सके और सस्टेनेबली उसको यूज़ किया सके, इफिशिएंट बना सके, ठीक है। तो ये जो है ना आपका जो भी एसेट वाला इंसॉल्वेंसी है, तो इसको भी अगर हम लोग नेशनल लॉ स्कूल में एक सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, एकेडमिकली इसको सब्जेक्ट बना दें, तो वहाँ के जो बच्चे इस पर रिसर्च करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे और इस चीज़ को हम ज़्यादा अच्छे से इवॉल्व कर सकेंगे और इफिशिएंटली इसको मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, ओके। यहाँ पर देखिए न्यूज़ में कुछ दिया हुआ है, तो न्यूज़ में ये दिया हुआ है कि अगर कोई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स है, ठीक है, आईपी जो हमने बात किया था सबसे ऊपर में पिलर्स में, ठीक है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स है और उसके मान लीजिए कि उसका चचा का बिजनेस है, ठीक है, वो डूब गया, तो अगर वो बंदा उसको ये कर रहा है, हैंडल कर रहा है उस केस को, तो फिर वो तो भाई बोलेगा चचा है हमारे, उनके फेवर में बेसिकली डिसीजन दे देगा, ठीक है। तो ये इसमें रूल बनाया गया है कि 2021 वाला जो अमेंडमेंट है उसमें रूल बनाया गया कि आपको अगर कोई रिलेटिव है आपका या फिर किसी तरीके से आप कनेक्टेड है उस बंदे से, दोस्त है फिर कुछ है, तो आप उस केस को हैंडल नहीं कर सकते हो, ठीक है। और आप अपने किसी दोस्त को अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है, आप किसी दोस्त को अपॉइंट कर सकते हो बहुत ईजिली, ठीक है। और बेसिकली बहुत ही कॉमन सेंस है कि इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगा और अकाउंटेबिलिटी आएगा और जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, वो नहीं होगा, ठीक है। जो टॉपिक हमारी खत्म हो गई, और लेकिन हम लोग अभी इस टॉपिक करना बाकी है, इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड जो अमेंडमेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी से बनेगा, ठीक है। ऊपर जो था वो बेसिक था, बैकग्राउंड था, क्वेश्चन तो इससे आने वाला है, ठीक है, ओके। यहाँ पर देखिए ये बेसिकली जो है ना अभी जो कोविड के टाइम में एमएसएमई बहुत लॉस में चल रहा है, एमएसएमई मतलब आपको मालूम होगा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ओके। तो इनके लिए एक प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन लेके आया गया है, ठीक है, इसको बोलते हैं PIRP। ऊपर देखे थे हम लोग CIRP था और ये बोलेंगे PIRP, ठीक है। तो पुराना वाला CIRP, नया वाला PIRP, ठीक है। पुराना वाला जो प्रोसेस है उसको CIRP, नया वाला PIRP, ठीक है, याद कर लीजिए, एकदम याद कर लीजिए, ओके। तो मतलब उनको मैनेज करने के लिए एक प्रोसेस लाया गया जो इजी टू हैंडल हो, ठीक है, और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन लाई गई, अमेंडमेंट एक्ट इसी के ऊपर है, ओके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया है कि अगर आपका जो डिफॉल्ट है,
अगर 1 करोड़ तक होगा, 1 करोड़ तक होगा तो आप उसको ये कर सकते हो। लेकिन अभी के टाइम 10 लाख है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो उसको 10 लाख को बढ़ा करके 1 करोड़ कर सकता है। तो अभी 1 करोड़ हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, हमारे लिए अभी जो है 10 लाख रुपया, 10 लाख तक अगर कोई डिफॉल्ट किया है तो हम उसके खिलाफ इंसॉल्वेंसी का जो केस है उसको इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, डिस्पोजल ऑफ साइमल्टेनियस एप्लीकेशन, अगर उस कंपनी का या फिर अगर उस कंपनी का और कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और कोई इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसी केस में उसको हैंडल किया जाएगा। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ साइमल्टेनियस एप्लीकेशन अगेंस्ट द सेम कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, मान लीजिए कि हम है, मेरा 4-5 कंपनी है, 2 कंपनी में लॉ चल रहा है, 1 कंपनी का फाइल हुआ तो दोनों कंपनी का वहीं पर सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। ओके, मतलब प्रॉब्लम नहीं, ये की प्रोविजंस है। यही चीज याद रखना, आपको पूछेगा, यही आपको पूछेगा क्या, अभी जो अमेंडमेंट एक्ट है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का, उसका की प्रोविजंस बताइए, और पुराना वाला जो था और नया वाला जो था उनमें डिफरेंस क्या है, और उनको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। मतलब मैं टफेस्ट क्वेश्चन इसको सेट कर दे रहा हूँ, इससे टफ क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगा। ठीक है, ओके। पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट और मैलिशियस इनिशिएशन ऑफ पीआईआरपी, मतलब अगर कोई फेक फाइल कर दे रहा है कि गलत है, मतलब तो उसके ऊपर भी ये होगा, मतलब कार्रवाई की जाएगी। ओके, पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस रिलेटेड टू पीआईआरपी, मतलब और कोई तरीके का ऑफेंस हो, अगर आप गलत तरीके से फाइल करते हैं तो आपको पनिशमेंट तो मिलेगा ही, लेकिन अगर और कोई तरीके से उसमें अगर आप प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हो गलत तरीके से, मतलब होता है ना कि बहुत क्राइम करने का बहुत तरीका है, तो अगर आप कुछ भी करते हो तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, और उसके प्रोविजंस भी इस अमेंडमेंट एक्ट में डाला गया है। देखिए पीआईआरपी है क्या, बेसिकली पीआईआरपी इज अ प्रोसेस वेयर रिजोल्यूशन अरेंजमेंट इज एग्रीड अपॉन कॉर्पोरेट डेटर एंड लेंडर बिफोर अप्रोचिंग एनसीएलटी फॉर द बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। ठीक है, इसमें 3 हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। पहला जो है कंपनी है, दूसरा जो है क्रेडिटर्स, मतलब जो बैंक है जो लोन दिया है, और तीसरा जो है इन्वेस्टर। ठीक है, अभी मान लीजिए कि बैंक को पैसा वापस चाहिए और कंपनी के पास पैसा नहीं है। ठीक है, ओके, तो बैंक क्या बोलेगी, एक इन्वेस्टर आएगा, इन्वेस्टर बोलेगा ठीक है बैंक कोई बात नहीं, अभी आप हमसे पैसा ले लीजिए, डायरेक्टली पैसा ले लीजिए, अभी कंपनी को कुछ मत कीजिए, आप कंपनी आपके पास जो स्टेक है, शेयर है, वो हमको दे दीजिए। तो मतलब क्या हुआ, कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना ही आपको कोर्ट जाना पड़ा, आप डायरेक्टली इन्वेस्टर और क्रेडिटर दोनों आपस में अपना जो भी है प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए, और कंपनी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, कंपनी का जो पावर है उन्हीं के पास रहा। लेकिन पहले क्या होता था, कंपनी का जो पावर है वो चला जाता था उनके पास, इंश्योरेंसी प्रोफेशनल के पास, फिर वो लोग हैंडल करते हैं उसको। ठीक है, हम लोग आगे और जानेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या अच्छे तरीके से दिया हुआ है आगे। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे समझ में आ जाएगा। ओके, देखते हैं काम कैसे करता है। ठीक है, हाउ इट वर्क्स। तो डिस्ट्रेस सीडी आर परमिटेड टू इनिशिएट अ पीआईआरपी विद द अप्रूवल्स ऑफ 2/3 ऑफ देयर क्रेडिटर्स, मतलब 2/3 क्रेडिटर्स, मतलब अगर मान लीजिए कि 5 क्रेडिटर्स है तो कम से कम 3 क्रेडिटर आएंगे सामने और उनका मदद से आप इंसॉल्वेंसी फाइल कर सकते हो। ओके, दूसरा प्रोसेस है कि आप सीडी जो भी क्रेडिटर्स है वो लोग एक रिजोल्यूशन प्लान बनाएंगे, बेस रिजोल्यूशन प्लान बोलते हैं उसको, कि हाँ भाई इस वाले प्लान को हम लोग यूज करेंगे इस वाले इंसॉल्वेंसी का केस को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि जो भी आपका सीओसी है, जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है, ठीक है, वो लोग आएंगे साथ में और इस वाले जो बेस रिजोल्यूशन प्लान है इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, पब्लिक डोमेन में उसको अपलोड कर देंगे और बोलेंगे कि अगर भारत में कोई भी ऐसा इंसान है जो इससे अच्छा हमारे के पास प्लान लेकर के आएगा इस कंपनी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हम उसके प्लान को अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, और फिर चौथा पॉइंट में अगर कोई लेकर के आया तो हम लोग उसको अडॉप्ट करेंगे, और कोई नहीं लेके आया तो फिर जो भी क्रेडिटर्स है अगर वो कोई प्लान लेकर के आए हैं वो जो अच्छा है उसी को अडॉप्ट करेंगे, मतलब दोनों में से जो अच्छा है उसको अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये काम करता है बेसिकली। इसमें आपको एनसीएलटी को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत ना पड़ी, मतलब एनसीएलटी के ऊपर बर्डन घट गया। एनसीएलटी कितने केस को सॉल्व किया, 32,000 आया था, उसमें से 19,000 केस को सॉल्व कर दिया। ओके, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, किस तरीके से काम करता है ये। ठीक है, देखिए आपको डेफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देख लीजिएगा।
लेकिन मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ ये बेसिकली है क्या। ठीक है, मान लीजिए कि आप ये कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए एक कंपनी है, ये इन्वेस्टर है और ये बैंक है जो लोन दिया है। ठीक है, अभी कंपनी के पास पैसा नहीं है लोन चुकाने के लिए, तो इन्वेस्टर आएगा बोलेगा हाँ हमको लगता है कंपनी अच्छा काम कर रहा हो, कंपनी अच्छा काम कर सकता है। ठीक है, तो बैंक बोलेगा नहीं हमको पैसा चाहिए, तो इन्वेस्टर बोलेगा ठीक है आप कंपनी के ऊपर केस फाइल मत कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व मत कीजिए, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए, डायरेक्ट आप हमसे पैसा ले लीजिए और जो भी स्टेक है हमको दे दीजिए, और कंपनी का वैसा ही वैसा रहेगा, कंपनी का जो पावर है वो उन्हीं के पास रहेगा, मतलब जो स्टेक रहेगा इनके पास, बैंक के पास, वो तो इनको दे देंगे, लेकिन कंपनी का जो प्रोमोटर्स का पावर है वो उनके पास रहेगा, कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये तो कंपनी कोर्ट में जाती थी फिर प्रॉब्लम होता था, तो वो सब प्रॉब्लम से हम लोग बाहर निकल गए। ओके ओके, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बताया कि ये PIRP है क्या चीज़। तो यहाँ पर बताया कि 66% वोट शेयर, हमने ऊपर बात किया था कि 2/3 क्रेडिटर्स आना चाहिए, उनके मदद से हम लोग ये रेजोल्यूशन का जो प्लान है उसको हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, और अगर 66% आ गए हैं तो जो भी मैनेजमेंट है, अगर मैनेजमेंट उनको लगे कि मैनेजमेंट फ्रॉडलेंट है, मतलब मैनेजमेंट का जो लोग है फ्रॉड है, तो मैनेजमेंट को लोग हटा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्विच चैलेंज, बेसिकली यहाँ पर स्विच चैलेंज का मतलब होता है जो मैंने बताया ऊपर कि हम लोग ये कर देंगे कि हम लोग पब्लिक डोमेन में डाल देंगे कि इससे अच्छा कोई प्लान अगर बना के लाता है तो भाई लेके आके आओ, उसका हम लोग प्लान को मानेंगे। तो बेसिकली उसी को स्विच चैलेंज बोलते हैं। अगर कोई भी लेकर के आएगा इससे अच्छा प्लान तो उसका प्लान को हम लोग मान लेंगे, उसको बोलते हैं स्विच चैलेंज। ठीक है, ओके अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये यूपीएससी पूछ सकता है कि PIRP जो नया वाला है और CIRP जो पुराना वाला है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, यही यूपीएससी पूछेगा। यहाँ पर बस 3 पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन अगर आप इस वाले टॉपिक को फिर से ध्यान से बार बार पढ़िएगा तो आपको अंदर से बहुत सारे पॉइंट निकल जाएंगे। ठीक है, पहला तो पॉइंट है डेटर्स रिमेन इन कंट्रोल। PIRP में मैंने बताया कि कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कंपनी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टर और बैंक को बोलते हैं पर क्रेडिटर, ठीक है, जो पैसा दिया है, तो दोनों आपस में सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम को, आपको कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर कंपनी का बताया मैंने, कंपनी इज मैनेज बाय द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। IP का जो ऊपर देखे थे हम लोग, IP और IPA, तो वो लोग इसका कंपनी को टेक ओवर कर लेते थे पहले, लेकिन अब नहीं करेंगे, तो कंपनी प्रोमोटर्स के हाथ में रहेगा, कंपनी के मालिक के ही हाथ में रहेगा। ओके, अभी यहाँ पर देखिए 120 दिन का टाइम दिया गया है, यहाँ पहले था 270 दिन। ठीक है, जो हमने ऊपर देखा था कि 180 दिन, 71% ऑफ द केसेस जो है 180 दिन के ऊपर है। ठीक है, तो आप बोलेगा 180 दिन क्यों लिया गया, तो एक कॉमन चीज़ है, मतलब एक ऐसे जनरल ले लिया गया है, डेटा होगा तो वो डाल दिया, तो लेकिन 270 दिन का टाइम था। ठीक है, 270 दिन तक आपको उसको ये ख़त्म करना होता है, लेकिन 180 डेज से आगे 180 डेज तक 71 केसेस पेंडिंग है ऑलरेडी। ठीक है, मतलब 270 माइनस 180 कितना होता है जी, 90। तो 90 डेज उनके पास अभी भी है, 3 महीना बाकी है, वो केसेस को सॉल्व कर सकते हैं, और अभी में 120 दिन तक गया है। और उसके बाद है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड द एग्जिस्टिंग ऑनर्स और आउटसाइड इन्वेस्टर्स। ठीक है, यहाँ पर है सारा प्रॉब्लम यही लोग खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, NCLT के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो जाएंगे NCLT के पास, लेकिन अगर होता है तो अपने से सॉल्व कर लेंगे सारा प्रॉब्लम। ठीक है, और पहले क्या होता था कि ओपन बिडिंग सिस्टम होता था। ठीक है, पहले क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स आपस में मसला को सुलझाते नहीं थे। ओके, बेनिफिट्स क्या, क्यूकर है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। उसके बाद ये है कि लीस्ट डिस्ट्रप्टिव टू बिजनेस, क्योंकि अगर कंपनी जो है कंपनी ऑनर के पास रहेगा तो वो अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, लेकिन अगर IP प्रोफेशनल्स जो उनको अगर हैंडल कर लेंगे, उनको अगर टेक ओवर कर लेंगे तो अच्छे से काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। ओके, रिड्यूस्ड बर्डन ऑन NCLT, मैंने बताया कि NCLT के पास बर्डन नहीं होगा, बेसिकली कॉमन है, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके बाद देखिए प्रॉब्लम्स इशू इन इम्प्लीमेंटेशन, अनसर्टेनिटी है, क्योंकि मान लीजिए कि ये लोग आपस में सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मसला तो जो है आपका न्यूज़ में आएगा ही आएगा। तो हो सकता है कि जो सप्लायर्स है वो अपना सप्लाई सेंड करना बंद कर दें कि भाई जब तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा अच्छे से तभी हम करेंगे। मतलब लोगों को होता है कि अगर कोर्ट का जजमेंट आ गया तभी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, नहीं तो आपस में लोग किए कि नहीं किए, क्या किए नहीं किए, लोगों को भरोसा नहीं होता। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, डाउटफुल रहते हैं इसलिए। ओके, विद इन दी प्रिस्क्राइब्ड शॉर्ट लिमिट, तो ये बहुत मुश्किल है, 120 डेज दिया गया है, मतलब 4 महीना, तो काफ़ी मुश्किल है इतना बड़ा प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए, आपको बहुत मुश्किल है। मतलब मान लीजिए कि आपका जो बैंक है
वो सही इन्वेस्टर नहीं ढूंढ पा रहा, तो 4 महीना में सही इन्वेस्टर को ढूंढना और सारा प्रोसेस को, स्टेक को ट्रांसफर करना काफ़ी मुश्किल काम है। ओके, CD may not raise additional capital और डेट फ्रॉम इन्वेस्टर्स और बैंक। तो हो सकता है कि जो CD है, जो क्रेडिटर्स है, वो बोलेंगे कि नहीं, हमको तो अपना एसेट चाहिए, हम इन्वेस्टर से पैसा नहीं लेंगे। तो हो सकता है ऐसा, मतलब कुछ एक कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, काफ़ी लंबा टॉपिक हो गया, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।